हरिओम ओम आनंद में ओम शांति में ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत संवेदी बालक की पाठ्य सहगामी क्रियाओं के विषय में संक्षेप में अध्ययन करेंगे। हालांकि इसके बारे में आप पहले से ही थोड़ा बहुत समझ ही गए होंगे, क्योंकि जो पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो अनुमान लग ही गया होगा कि जो है पाठ्य सहगामी क्रिया क्या है। किसी विषय को पूर्ण रूप से अध्ययन कराने के लिए जो शिक्षण के अलावा अन्य गतिविधियाँ की जाती हैं उसे हम पाठ्य सहगामी क्रिया कहे जाते हैं, पाठ्य सहगामी क्रिया कहते हैं। तो पाठ्य सहगामी क्रिया क्या सिर्फ विषय के ही ध्यान में रख करके बनाई जाती है? ऐसा नहीं है। पाठ्य सहगामी क्रिया अधिगमकर्ता की योग्यता क्षमता के भी आधार पर या उसकी योग्यता क्षमता आवश्यकता को देखते हुए भी हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं का निर्माण करते हैं, जिसके आधार पर हम उसके शिक्षण का, प्रशिक्षण का, व्यवहार का, क्रियाकलाप की दिशा को हम सुनिश्चित करते हैं। तो आइए इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग संवेदी बालकों के पाठ्य सहगामी क्रियाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। अब संवेदी बालक क्या होते हैं? सामान्यतः आप जानते ही हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों में यानी जिनसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं, आँख, कान, नाक, जिह्वा, ठीक है, त्वचा। एक प्रकार से अगर हम कहें तो आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये सब हैं। तो ये सब ज्ञानेंद्रिय का काम करती हैं। तो ज्ञानेंद्रियों के से संबंधित जो बालक होते हैं, उन बालकों के अंदर अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है या कोई उनकी विशेष स्थिति है तो उस अवस्था में उन्हें पाठ्य सहगामी क्रिया कैसे कराने पर बल देना चाहिए, यानी पाठ्य सहगामी क्रियाओं का कैसा सुनिश्चित करना चाहिए। जैसे दृष्टि दोष बालक। अब जैसे पूर्ण दृष्टि दोष बालक है कि आंशिक दृष्टि दोष बालक है या कम दृष्टि दोष बालक है, तो कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि अगर पूर्ण रूप से दृष्टि दोष बालक है, यानी उसको बिल्कुल दिखाई नहीं देता तो लेकिन सुनाई देता है, तो ऐसे परिस्थिति में ऐसे बालकों को कविता का पाठ, गाना, वाद्य यंत्र भी बजा सकता है, भाषण देना। कहने का मतलब ये है मुख से संबंधित जो कार्य हैं जो सुन करके किया जा सकता है, इससे संबंधित पाठ्य सहगामी क्रिया सुनिश्चित करना चाहिए। ताकि क्यों करना चाहिए? इससे उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब तक व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा तब तक वो कोई भी कार्य आत्मनिर्भर होकर के नहीं कर सकता। इसलिए पाठ्य सहगामी क्रिया लिखी तो जरूर गई है, इसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि आत्मविश्वास का जन्म होता है पाठ्य सहगामी क्रियाओं की वजह से। तो ऐसे बालकों के बोलने से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उनको प्रशिक्षण देना चाहिए, अभ्यास कराना चाहिए, ताकि उसके अंदर खुद पर विश्वास हो। जैसे होता है कि बनारस जाने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन जैसे ही आप बनारस पहुंच जाएंगे तो उन रास्तों का कोई विशेष मतलब नहीं, अब बनारस में कार्य का मतलब हो जाता है। तो उसी तरह से दृष्टिदोष बालक को विकास का जो प्रारंभ है, विकास का जो पथ है, वे हम सुनाई दे रहा है ना, उसके माध्यम से हम उसे विकास के पथ पर या विकास के पथ पर आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए दृष्टिदोष बालकों को ये सब पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सुनिश्चित करना चाहिए। आगे है श्रवण दोष बालक। जिस बालक को सुनाई ही न देता हो, ऐसे बालक को सुनाई न देता हो। अब जैसे अगर जन्म से सुनाई नहीं देता है तो बोल भी मूक बधिर बालक हो जाएगा। लेकिन अगर बाद में किसी कारण से, दुर्घटना के कारण से या किसी समस्या के कारण से या रोग के कारण से उसे कम सुनाई देता है तो ऐसे बालकों को हम लोग श्रवण दोष बाधित बालक कहते हैं। तो ऐसे बालकों के लिए जैसे लकड़ी का काम, खिलौना काम, टोकरी, कढ़ाई, बुनाई, न्यायिक काम, कंप्यूटर, वाहन प्रशिक्षण इत्यादि संबंधी हम कार्य उसे कराएं, ताकि जो है श्रवण दोष न, सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है ना, तो दिखाई से ये सब कार्य वो आराम से करता है। चित्रकला, पेंटिंग, इससे आदि उसको सिखा सकते हैं। चित्रकला हुआ, पेंटिंग हुआ, रचना हुआ, सब हम क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। बागवानी, कृषि हुई, कृषि का काम करा सकते हैं। यानी ये सब क्या है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं को अगर हम कराते हैं तो ऐसे बालक भी अपने जीवन में आत्मनिर्भर हो जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है पाठ्य सहगामी क्रिया विषय की पूर्णता के संग संग वो आत्मविश्वास का बहुत ज़्यादा संचार करता है। अगर हम देखते हैं, अगर संवेदी बालकों के अंतर्गत बाड़ी दोष बालक, जिस बालक को बोलने में दिक्कत हो, हकला कर बोलना या झल्ला कर बोलना या जो है एक प्रकार घबरा करके बोलना, छोटा सेंटेंस बोलना, रुक रुक के बोलना, ये सब जैसी समस्या है, तो ऐसे बालकों के लिए तो सामान्यतः यही है कि शिक्षक इस प्रकार से कुछ कार्य करा दे कि जैसे वो
मैंने प्रवाहपूर्ण बोलने लगे, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे बालकों को चिल्लवाना शुरू करना चाहिए, चिल्ला चिल्ला करके बोलने के लिए करना चाहिए, या अखबार पढ़ने के लिए जोर देना चाहिए, या बात विवाद, जैसे कोई बात बोली जा रही है तो उस पर भी उसको झट से प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो अगर ये सब, या संभाषण भी आता है कि सामने हम भी बोले आप भी बोले, किसी चीज़ पे बात विचार हो, तो इस प्रकार से भाषण देना, भाषण सुन करके भाषण देना, ऐसे जो होते हैं, अगर ऐसे कार्य कराए जाते हैं तो उसका बाड़ी दोष कम होता है, यानी बोलने में की जो दिक्कतें हैं, रुकावटें कम हो जाती हैं। ऐसे बालकों को सामान्य रूप से पढ़ाया भी जा सकता है, पढ़ते भी हैं। हाँ, अगर इसके अलावा वो गंभीर रूप से बाड़ी दोष बालक है, बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाता है, दिक्कत होती है उसे बोलने में, तो ऐसे बालकों को नृत्य, संगीत, खेल, नहीं संगीत तो नहीं, नृत्य चलेगा, खेल का कार्य, और ऐसे बालकों को जो है प्रशिक्षण संबंधी कंप्यूटर हुआ, कताई बुनाई कढ़ाई हुआ, ये सब काम कर सकता है। ऐसा मत सोचिए कि ये वाला बस इन्हीं के लिए है, ये वाला बालक भी ऐसा लकड़ी काम, खिलौने का, टोकरी, कटाई बुनाई कढ़ाई इत्यादि, कंप्यूटर वाहन इत्यादि बनाने का काम कर सकता है। क्योंकि जहाँ बोलना ही नहीं है, काम ज़्यादा करना है, तो ऐसी परिस्थिति में वह, उसको अभ्यास करा देने पर वह सब पाठ्य से आगामी क्रिया कर लेगा। अगर यदि बाड़ी दोष अगर सुधार हो रहा है तो ऐसे में संगीत का या कीर्तन का, जब वो बार बार बोलेगा, जैसे ही उसका अभ्यास बढ़ेगा, ज़बान से बोलने का अभ्यास बढ़ेगा, वैसे उसे सुधार होता है, उसे पढ़ाया भी जा सकता है, अच्छे खासा उसे पढ़ाया भी जा सकता है। तो ये सब बाड़ी दोष संबंधी बालकों के लिए प्रशिक्षण या पाठ्य से आगामी क्रियाओं के माध्यम से उसे हम आगे पढ़ा सकते हैं, या उसे विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से उसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो पाठ्य से आगामी क्रिया है वह कई स्तरों पर, कई रूपों में, कई गतिविधियों में वह एक प्रकार से सहयोग का काम करता है। वह विलक्षणता के आधार पर, अधिगमकर्ता की विशिष्टता के आधार पर भी वह उसे आत्मनिर्भर बनाता है, और ख़ास तौर से पाठ्य से आगामी क्रिया किसी विषय की पूर्णता के साथ भी उसे अधिगमकर्ता को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। तो आप समझ गए होंगे कि संवेदी बालक को पाठ्य से आगामी क्रियाओं के अंतर्गत किस प्रकार से आत्मविश्वास भरते हुए उसे अधिगम कराने पर बल दिया जाता है। समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।